हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे स्कीम्स ऑफ द मंथ। लेकिन इस बार थोड़े चेंजेस करते हैं और क्यों ना कुछ मिनिस्ट्रीज को भी रिवाइज करते हैं। अब सबसे पहले इस महीने की इंपॉर्टेंट स्कीम्स को जानने के लिए आप मुझे इस तस्वीर को देख के बताइए आपको क्या नजर आ रहा है। ऑब्वियसली कभी कभी इन तस्वीरों में कुछ लोगों को शेरों की दो दो पूंछें भी दिखाई दी हैं, पर ये उसके बाद की बात है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है कुछ लोग एक सीवरेज साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जो सैनिटेशन क्लीननेस स्पेसिफिकली जो हमारे गटर्स हैं, जो हमारे सीवरेज में जो बड़ी दिक्कत है, मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो बहुत बड़ा अभिशाप है, उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स लेके आती है? कोई नई स्कीम कुछ ऐसा पता है आपको? स्कीम का नाम किस मंत्रालय की है? बहुत रेलेवेंट है ना, सोशल इशू का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। और क्या नाम है उस स्कीम का बताइए मुझे। क्या नमस्ते से आप क्या समझते हैं? नमस्ते नाम की कोई स्कीम है जो इससे डील करती है? ये तो आपको पता ही होगा पक्का। क्या है? ये है ताजमहल। ताजमहल देखते ही पहली चीज दिमाग में आती है वो होता है इंडिया का गोल्डन ट्राइंगल ऑफ टूरिज्म। यानी ताजमहल यानी आगरा, जयपुर और दिल्ली, इसे इंडियन टूरिज्म का ट्राइंगल कहते हैं। लेकिन इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं असल में क्या है? इंडिया की हेरिटेज है। तो क्या इस हेरिटेज से, क्या आपको अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के बारे में कुछ पता है? आप जो सड़कों पे गाड़ियां देख रहे हैं, धीरे धीरे गाड़ियां पहले सीएनजी पे चलती थी, अब ईवी होती जा रही हैं। तो ईवीज को लेकर कोई नए चेंजेस किए गए हैं? और ये लोग जो दवा यहाँ बेच रहे हैं, क्या दवा को लेकर, इसके प्रमोशन यानी फार्मास्यूटिकल्स को लेकर कोई नई स्कीम्स आई है? कौन सी मिनिस्ट्री की? और जो यहाँ लोग पढ़ रहे हैं, इस उम्र में भी पढ़ रहे हैं, इसको लेकर भी क्या कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट की है जहां जो लोग अपने एजुकेशन सिस्टम से बाहर भी आ जाते हैं वो स्टिल अपनी पढ़ाई जारी रख पाए, वो फिर भी जाकर साक्षर हो पाए? तो उसको लेकर क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है और किसके बारे में हमें पता है? तो इन सब को रिवाइज करेंगे इस वीडियो में। और प्लस दोबारा इस तस्वीर पे आके ध्यान देंगे कि क्या हम वो स्कीम्स रिवाइज कर भी पाते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। स्कीम्स इन न्यूज। सबसे पहले नमस्ते स्कीम्स। नमस्ते की फुल फॉर्म पता है क्या होती है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम का मतलब होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कोई अपने हाथों से या फिर देखो यहाँ पोछा अगर कोई मारे, जैसे ये व्यक्ति यहाँ कुछ कर रहा है तो ये हाथ से कर रहा है। तो अगर वो किसी इस मैनहोल के अंदर जाते हैं फिर सफाई करते हैं तो वहां पे बहुत से लोगों की जाने जाती है। इसको खत्म करने के लिए भारत में मैकेनाइज सैनिटेशन का सिस्टम शुरू किया गया था, मशीनों के द्वारा सफाई। तो ये स्कीम है जिसमें जो सफाई कर्मचारी हमारे होते हैं वो, उनकी जान को खतरा नहीं है और बेहतर एक डिग्निफाइड फ्यूचर की तरफ ले जाया जा सके। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका रोल क्या है। इसका रोल है कि सैनिटेशन को मैकेनाइज कर देना ताकि इंसानी इन्वॉल्वमेंट कम होगी तो उनकी जान को खतरा नहीं होगा। दूसरा, किस मंत्रालय की ये स्कीम है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये इसको देखती है। तो नमस्ते को आप किसी और से मत जोड़िए, एक इंपॉर्टेंट स्कीम ये भी है। तो ये सब पार्ट ऐसे में नेशनल प्लान है एक टू एलिमिनेट जो सीवर सिस्टम है उसमें जो मैनुअल स्केवेंजिंग होती है, मैनुअली जो लोग सेप्टिक टैंक में घुस के काम करते हैं, उनकी जिंदगी जो तबाह होती है उससे बचाने का प्रयास है। तो ये नमस्ते स्कीम। तो याद रखिए नमस्ते का मतलब क्या है, उस तस्वीर में वो वहां से आप जोड़ के देखिए। इस स्कीम को लेकर एक इंपॉर्टेंट एजेंसी की बात आती है कि इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो एनएसकेडीसी यानी नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉडी। और इनको बजट एलोकेट इस बार भी किया गया 350 करोड़ का टू पुश इट। तो यहां आपको पता है पहले नमस्ते स्कीम किस मिनिस्ट्री की है, इसका रोल क्या है, इसका काम क्या है, प्लस ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यानी कि सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या फर्क होता है हमने कई बार रिवाइज किया। आप मुझे बताइए, मैं इसका आंसर अभी आपको नहीं बताऊंगा। व्हाट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम? कमेंट में जरूर लिखिए। अब ये काम क्या करेगी भाई? आपने मैकेनाइज सैनिटेशन शुरू कर दिया। इससे पहले एसआरएमएस नाम की एक स्कीम हुआ करती थी, यानी जो लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग करते थे उनको रोजगार देने के अंदर ये काम किया गया था। लेकिन इसमें इसको बदल कर कोशिश की गई है कि उनको रोजगार भी दिया जाए और इसके लिए एक और मंत्रालय इनके साथ जुड़ा है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर्स। तो ये और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिलकर इसको काम कर रहे हैं। जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है एनएसकेएफडीसी। अब एनएसकेएफडीसी क्या है? तो देखिए नाम से क्लियर है, ये एक फाइनेंशियल डेवलपमेंटल कॉर्पोरेशन है, यानी जो फाइनेंस का काम है, जो लोन देने का स्ट्रक्चर है वो ये करती है। अब उससे पहले जरा आओ नमस्ते के। नमस्ते का काम क्या हो गया? जो टैंक में जो लोग जाते हैं उनकी जान चली जाती है, उनको बाहर निकालना, क्लीनिंग ऑपरेशन को पूरा करना। और ये कवरेज किसको करेगा? तो इंडिया की जो 4800 प्लस अर्बन लोकल बॉडीज हैं, 3 सालों में 2025-26 तक उन सब में स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी कि वहां पर कंप्लीटली मैनुअल स्कैवेंजिंग को हमें खत्म करना है, इसको मैकेनाइज करना है। लेकिन इसको जो फंड कर रही है बॉडी, वो जैसे एनएसकेएफडीसी है, जो एक तो पहली बात किस मंत्रालय के अंदर आएगी? सोशल जस्टिस का मंत्रालय आएगा। करेगी क्या? तो ये लोन्स प्रोवाइड करती है प्राइमरली, और लोन्स का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी
जो मान लो आपने मैकेनाइज कर दिया, जो सीवरेज प्लांट है उसको मैकेनाइज कर दिया, एक मशीन आ गई, तो उसको ऑपरेट करने के लिए एक आदमी आएगा, लेकिन जो लोग वहाँ काम किया करते हैं उनको रोजगार कैसे मिलेगा, उनकी जिंदगी कैसे चलेगी? तो उसको ध्यान में रखते हुए जो NSKFDC है इसने स्कीम्स भी लॉन्च करी थी, सफाई कर्मचारी और उनके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको कैसे दूसरी जॉब्स दी जा सकें। तो 3 महत्वपूर्ण स्कीम थी। एक था स्वच्छता उद्यमी योजना, यानी जो लोग स्वच्छता कर्मचारी हैं वो कैसे अपने उद्यम के थ्रू और कुछ कर पाएं जिससे उनको और बेहतर मेंटेनेंस लाइवलीहुड बिताने का मौका मिले। तो इसमें जो भी लोग इसमें काम करते थे कम्युनिटी टॉयलेट्स में या मेंटेनेंस में, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना इसका काम है। सैनिटेशन से जुड़ी भी कोई गाड़ियां हैं तो उसको सहायता प्रदान करना, उनको लोन्स प्रोवाइड करना। फिर एक सैनिटरी मार्ट स्कीम है जिसके तहत जो टारगेट ग्रुप है उनको जितने भी सैनिटरी नीड्स हैं, उसकी कोई जॉब दुकान में खोलना चाहे तो उसके लिए उनको लोन मिलते हैं कम दरों पर। फिर एक ग्रीन बिजनेस स्कीम है, यानी ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ावा देना जो कि क्लाइमेट चेंज में बदलाव भी करे, ग्रीन क्लाइमेट की तरफ ले जाए और लोगों को दोबारा जॉब्स भी मिले। तो ये 3 योजनाएं 2014 में लॉन्च हुई थी। सफाई और स्वच्छता को लेकर जब भारत में स्वच्छ भारत अभियान एक तरह से शुरुआत हुई थी, उस पीरियड के आसपास 3 स्कीमें पर काम करना NSKFDC में स्टार्ट किया था। NSKFDC मुख्य रूप से क्या करता है, जो भी सफाई कर्मचारी हैं, स्कैवेंजर्स रहे हैं पहले, उनको मुख्य धारा में जोड़ना, उनके लिए जॉब्स क्रिएट करना। तो याद रखिए, आपको जरूर याद रखना है कि एक तो पहली बात नमस्ते स्कीम कौन सी है, मंत्रालय कौन सा है, प्लस इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन का। ये उनको माइक्रो लोन, सॉफ्ट लोन्स भी देती है ताकि वो दोबारा अपने बिजनेस को खड़ा कर पाए, मुख्य धारा में खुद को जोड़ के रख पाए। तो बहुत रेलेवेंट है ये देखिए, ये जो है ना, ये तो आपको पता लग गया किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। अब इससे हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, एक बार दोबारा हम आएंगे और रिवाइज करेंगे इन स्कीम्स के बारे में। तो पहले आपको नमस्ते क्या है पता लग गया, मिनिस्ट्री पता लग गई। अब आते हैं स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम के ऊपर। ये दोनों स्कीम्स असल में एक ही मंत्रालय से जुड़ी हुई है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से। नाम से क्लियर है, स्वदेश दर्शन, यानी आप देश का दर्शन करोगे। तो स्वदेश दर्शन के अंदर बात ये हो रही है कि भारत में अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग फेथ है, तो उन सबको जोड़ के एक सर्किट बना दिया। मान लो गौतम बुद्ध पैदा कहाँ हुए, हमें पता है कहाँ पैदा हुए, बताइए मुझे, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए? इंडिया में या नेपाल में? तो वो नेपाल में पैदा हुए। तो लुम्बिनी से लेकर आप चाहें तो बौद्ध गया जहां उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति हुई, श्रावस्ती, इन सभी जगह को जोड़ सकते हैं तो वो बुद्धिस्ट सर्किट बन गया। ऐसे रामायण सर्किट है, ऐसे हिमालयन सर्किट है, कृष्ण सर्किट है, सूफी सर्किट है, तीर्थंकार सर्किट है, ट्राइबल सर्किट है। तो ऐसे सर्किट बनाए गए जिसके तहत उन सभी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, टूरिस्ट वहां आएंगे जाएंगे, उससे पूरे देश में जो टूरिज्म है वो स्ट्रक्चरल तरीके से डेवलप होगा। तो ये तो एक बात हो गई कि भाई अपने स्वदेश दर्शन के लिए भी कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे सर्किट्स बना दिए। तो इसके अंदर 500 प्लस डेस्टिनेशन और 15 थीम बेस्ड सर्किट इंडिया में डिसाइड किए गए। 15 थीम बेस्ड सर्किट्स कौन कौन से हैं? बुद्धिस्ट, कोस्टल, डेजर्ट, इको, हेरिटेज, हिमालयन, कृष्ण, नॉर्थ ईस्ट, रामायण, रूरल, स्पिरिचुअल, सूफी, तीर्थंकार, ट्राइबल और वाइल्ड लाइफ। इसको आप IR, कल्चर और कई और जगहों से जोड़ के देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मंत्रालय के अंदर है, तो वो है कौन से मंत्रालय के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर। तो इसी में एक और स्कीम थी पहले, प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम का काम क्या था कि जो पिलग्रिमेज की साइट्स हैं, मतलब जैसे हो गया आपको, जैसे आपको बौद्ध गया हो गई, जैसे आपको अयोध्या हो गया, या फिर आप मान लो ये आपका गोल्डन टेम्पल अमृतसर का, इन सभी इलाकों को डेवलप करना, बेहतर तरीके से आगे ले जाना, ये मुद्दा हुआ करता था। तो अभी रिसेंटली ये है कि और ऐसे 52 टूरिज्म प्रोजेक्ट हैं जिनको नई फंडिंग मिली। तो यहाँ दोबारा न्यूज में आया क्या? स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम। तो प्रसाद स्कीम असल में जो 3 नए प्रोजेक्ट इसमें जोड़े गए मुख्य रूप से प्रसाद में, वो कौन कौन से थे? वो थे हजरतबल जो श्रीनगर में है, जोगलंबा तेलंगाना में, अमरकंटक मध्य प्रदेश में। तीनों टूरिज्म के हिसाब से बहुत रेलेवेंट है। तो वहां पुश किया गया और 6 नए प्रोजेक्ट स्वदेश दर्शन स्कीम में जोड़े गए। अब हमें क्या पता होना चाहिए भाई? हमें पता ही होना चाहिए कि पहली बात कि प्रसाद स्कीम क्या है और स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है, इसके अलावा कौन सा मंत्रालय इसको पुश कर रहा है और क्यों इसका रोल है। तो यहाँ टूरिज्म में हम जन भागीदारी के ऊपर फोकस करें, जो लोग हैं मेन स्ट्रीम से उसमें जुड़े, उनके लिए रोजगार भी पैदा हो। इसके अलावा देखो, अपना देश पीपल चॉइस अवार्ड शुरू किया गया कि अलग अलग कैटेगरीज में, स्पिरिचुअल, कल्चरल, नेचुरल, वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर, इन सब में आइडेंटिफाई किया जाए कौन सी जगह बहुत अच्छा काम कर रही है, कहाँ पर टूरिस्ट का अट्रैक्शन ज़्यादा है, वहाँ पर इसको पुश किया जाए। इसके अलावा चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन है कि जो भारतीय मूल के लोग विदेश में रहते हैं वो आकर इनक्रेडिबल इंडिया के एम्बेसडर बन पाए, जिससे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हैं और वो भी भारत में घूम सके। तो जो ये सब चीज़ें हैं असल में किसका सब पार्ट है? तो ये सब पार्ट है स्वदेश दर्शन स्कीम का। स्वदेश दर्शन स्कीम 100% एक सेंट्रली फंडेड स्कीम है। अगेन इसका सेकेंड वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। तो
पहले प्रसाद लॉन्च हुई थी 2014-15 में। प्रसाद का रोल क्या था कि जितनी पिलग्रिमेज साइट है इंडिया की, इसको अच्छे से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। फिर जब वो डेवलप थोड़े बहुत हो गए तो हमने स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च करी, जहां अलग अलग सर्किट्स डेवलप किए जिससे भारत में लोग उन चीज़ों पर ज़्यादा जाएं, और टोटली 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, जिससे इंडिया में रोजगार और टूरिज्म दोनों में बढ़ावा हो। तो नोडल मिनिस्ट्री आपको पता ही है कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो ये आपको एक प्रायोरिटाइज स्ट्रक्चर तरीके से टूरिज्म को डेवलप करने की बात करती है। इसके अलावा अभी हम वीडियो के एंड में एक बार इसको दोबारा रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि इस मंत्रालय की कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। आगे उल्लास स्कीम। उल्लास स्कीम असल में किस मंत्रालय की है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये स्कीम असल में उतनी प्रचलित नहीं है, जैसे नमस्ते बहुत पॉपुलर थी आपके लिए, धरोहर, हेरिटेज, टूरिज्म, इन सब को लेकर स्कीम्स हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन ये अक्सर ऐसी स्कीम है जो पीछे छूट जाती है। हमने ताजमहल से जोड़ा हेरिटेज वाली स्कीम को, अब उल्लास स्कीम कहाँ है, जो एक महिला बैठ के कुछ पढ़ रही थी, लग रहा था वो महिला ऑब्वियसली स्टूडेंट तो नहीं लग रही थी, मतलब मध्यम वर्ग में थी और एक एज ग्रुप में जहां लोग अक्सर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो उल्लास का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। जीवन भर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उल्लास को लॉन्च किया गया, और उसी के तहत अब गवर्नमेंट ने फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट करने शुरू किए हैं उल्लास के अंतर्गत, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत। यानी अब मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन होंगी, मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन जिसको आप दीक्षा पोर्टल के थ्रू जाकर आप खुद से जीवन भर अपना, जो ऐसे लोग जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, जिनको मान लो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, साक्षरता मतलब होता है आपको अपना नाम, एक बेसिक भाषा में चीज़ें लिखना पढ़ना आता है या नहीं, लेकिन अब उसकी और चीज़ें जुड़ गई हैं। साक्षरता मतलब किसी भी भाषा में आपको बेसिक लेवल पे पढ़ना लिखना आना, या इसका मतलब आप साक्षर हैं। लेकिन अब साक्षरता यानी लिटरेसी का लेवल बढ़ गया है, अब आपको बैंकिंग लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हम हमेशा उस लिटरेसी को भी अब टारगेट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को जोड़ते हुए जो उसके लिए बेसिक नॉलेज आनी चाहिए वो कैसे डेवलप की जा सकती है। मोबाइल सबके पास है, तो हम मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऐसे कोर्सेज रन कर सकते हैं ताकि जो लोग अभी तक उतने रूप से साक्षर नहीं है, लिटरेट नहीं है, वो लिटरेट हो पाए। तो उल्लास स्कीम इसी पर फोकस करती है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, यानी जब तक आप जीवित हैं तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इससे हमारी जनता का एक नागरिक जो है, हमारे देश का एक नागरिक डेवलप करेगा, अपने बारे में नई नई चीज़ें सीखेगा। यह है उल्लास स्कीम। तो ये किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और क्या इसका रोल है ये भी आप समझ गए कि मोबाइल का इस्तेमाल किया। जब यहाँ एक बात मैंने की, दीक्षा पोर्टल क्या है भाई, दीक्षा पोर्टल, और जो मुख्य इसका टारगेट होगा उल्लास का वो क्या होगा, नमस्ते का हमें पता है, हेरिटेज का पता है, उल्लास का टारगेट है 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको साक्षरता और जो लिटरेसी का गैप है उसकी पूर्ति करना। तो वो अब इसलिए स्कूल तो नहीं जा सकते, काम कर रहे होंगे, तो उनके लिए क्या सुविधाएं और किए जाएं, ये उल्लास का मुख्य रूप से उद्देश्य है। ठीक है, अब ये तो हमें समझ आ गया भाई कि भाई क्या है, इनके लिए एक टेस्ट किया जाएगा ताकि पता भी लगता है कि वो बेहतर तरीके से काम करें। इसमें रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी, इस सभी डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू किया जाएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, इन सबको एक एक जगह तक पहुंचाया जा सके ताकि बैंकिंग के बारे में उनको बेसिक जानकारी हो, डिजिटल वर्ल्ड के बारे में उनको एक बेसिक जानकारी हो। ये है रोल है उल्लास स्कीम का। मल्टीलिंगुअल होगा, और इसके लिए जब आप कंप्लीट कर दो तो एनआईओएस द्वारा, एनआईओएस मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इससे क्वालिफाइड स्टूडेंट को सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे कि भाई अब ये इस लेवल पे आ चुके हैं। ठीक है, हो सकता है उन्होंने रेगुलर स्कूल ना किया हो, लेकिन अब वो शिक्षा और ज्ञान के मामले में स्तर तक आ चुके हैं, तो उनको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। तो उल्लास स्कीम क्या है ये आपको पता लग गया होगा। तो दीक्षा पोर्टल, दूसरा सवाल था मेरा, व्हाट इज दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल असल में गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया था जहां आपको सारी शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं वो वहाँ मिले, चाहे एनसीईआरटी की किताबें हों, चाहे इंपॉर्टेंट जो आप कहाँ कहाँ से क्या क्या सीख सकते हो, वो सब एक जगह मिले। तो दीक्षा इज द पोर्टल। तो क्वालिटी को पुश करने के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी, जो था दीक्षा, यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने की कोशिश कि किसी के पास अगर स्कूल का एक्सेस नहीं है तो वो इन चीज़ों के थ्रू भी पढ़ सकता है। यानी यहाँ पर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हैं, कई सारा आपको लर्निंग मटेरियल मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे जो आप फायदा उसका उठा सकते हैं। तो उल्लास को भी हम दीक्षा से कोरिलेट कर रहे हैं। तो दीक्षा पोर्टल क्या है ये आपको पता लगना चाहिए, उल्लास क्या है ये आपको पता लग गया। तो ये सब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम कुछ समय पहले तक मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हुआ करता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको फिर बदल के दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। तो ये उल्लास क्या है पता लग गया। ठीक है, वो महिला जो पढ़ रही थी उससे अब इसको जोड़ सकते हैं। अब आती है बात, जो हमने बात की रिक्शा जो सीएनजी हुए और अब इलेक्ट्रिक होते जा रहे हैं, तो उसके लिए अब एक नया स्कीम आया है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन, यानी हम किस तरह और अपनी पूरे ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रिक की दिशा में ले जाए। कौन सी मिनिस्ट्री इसको पुश करेगी, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है वो इसको पुश कर रही है। 500 करोड़ की एलोकेशन की गई है। तो क्या ये स्कीम टारगेट करती है, तो स्कीम का टारगेट है जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनमें जो 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स है उसको मुख्य रूप से टारगेट किया गया कि वहां पर कैसे और चीज़ों को हम
बेहतर तरीके से इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन की तरफ लेके चले जाए। तो इसमें ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया गया। इससे हमारा जो क्लाइमेट चेंज का टारगेट है वो भी अचीव होगा और हम एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बढ़ पाएंगे। इसमें 500 करोड़ की एलोकेशन स्पेसिफिकली की गई है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज को लेके आ गई मंत्रालय, याद रखिए 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ होगा ये कि जो लोग अभी तक बड़ी गाड़ियाँ या चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ाएगा। और जिसमें एडवांस बैटरी होंगे केवल वही ऐसी कंपनीज हैं जिसको ये इंसेंटिव मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है कि कोई 2 व्हीलर है उसको 5,000 पर किलोवाट आवर तक सब्सिडी मिलेगी और 10,000 तक हर व्हीकल को सब्सिडी दी जा सकती है। देखिए फेम एक स्कीम आई थी जिसके तहत जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, अगर आप गाड़ी खरीदते तो आपको रजिस्ट्रेशन में छूट मिलती थी, प्राइसेस में आपको रिबेट्स मिलते थे। तो अब वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स को स्पेसिफिकली फोकस करते हुए हमारी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम लॉन्च की गई है 2024 में, जहाँ 10,000 तक की मैक्सिमम लिमिट है जो पर व्हीकल क्या मिलता है सब्सिडी, कितना 10,000। ठीक है, याद रखिए। आगे ये रिक्शा को भी स्पेसिफिकली दी जाएगी, तो बहुत सारे रिक्शा वाले जो है वो इसको अफोर्ड कर पाएंगे। इनको 25,000 तक दी जा रही है। जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स हैं उन्हें भी लगभग 50,000 पर व्हीकल तक की सब्सिडी दी जाएगी। अब सवाल ये है कि भाई यहाँ लिखा है L5 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, ये क्या होते हैं? L5 मतलब ये वो 3 व्हीलर हैं जिसकी मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है और इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है। तो ये नॉर्मली कोई भी इंसान को, या जैसे हम ई रिक्शास देखते हैं ना रास्ते में चलते हुए, ये कुछ उसी की बात कर रहा है। L5 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, नॉर्मली 3 व्हीलर्स मतलब होता है ऑटो जो हम यूज़ करते हैं, तो ये थोड़ा उससे एडवांस्ड वर्जन है। तो 3 व्हीलर्स में, रिक्शा में 25 से लेकर 50,000 तक आपको लिमिट मिलती है और 2 व्हीलर्स पे 10,000 तक लिमिट है। लिमिट याद रखिए, यहाँ भी यूपीएससी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज कर सकती है। मंत्रालय क्या है, स्कीम क्या है, लिमिट क्या है, टारगेट क्या है, हमने क्लियर कर लिया, बिल्कुल क्लियर कर लिया। अब आते हैं उनके ऊपर जो दवा के ऊपर काम कर रहे थे, तो उसके लिए एक नई स्कीम है, रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम, RPTOAS। नॉर्मली फार्मा की स्कीम्स के बारे में क्वेश्चंस कम आते हैं, बट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कोई दवा के एरिया में कौन कौन से काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक है कि ये नई स्कीम लॉन्च की गई है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स वाला जो डिपार्टमेंट है जो उनका है फार्मास्यूटिकल्स, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। यहाँ ये है कि जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं वो अगर एक लिमिट के बाद और प्रोडक्शन करते हैं और रेवेन्यू अपना बढ़ाते हैं तो उनको 1 करोड़ पर यूनिट तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी जो फार्मास्यूटिकल की टेक्नोलॉजी से दवा बनती है उसमें और अगर आप बढ़ावा ला पाओ तो कोई भी अगर फार्मास्यूटिकल बनाने वाली कंपनी है जिसको क्वालिटी या टेक्नोलॉजी का अपग्रेड चाहिए, मान लो कोई कंपनी है जो दवा बनाती है लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदल के उसको अपग्रेड चाहिए और उसका रेवेन्यू अगर 500 करोड़ से कम है, तो उसको टारगेट करते हुए स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें कि अगर मान लो आपका एक टारगेट है, आपने अचीव कर लिया, इतनी दवा बना पा रहे हैं, तो उसके बाद आपको 1 करोड़ पर यूनिट का आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। किस मंत्रालय की है, क्या इसका एम है, और मुख्य रूप से MSME पे बहुत बड़ा ये एक योगदान देगी। MSME मतलब मीडियम एंड स्मॉल, माइक्रो मीडियम स्मॉल, बताइए क्या होता है MSME? यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ फार्मा सेक्टर में जो ऐसी यूनिट्स हैं उनको बढ़ावा देगी जहां लोगों के लिए रोजगार भी बहुत मात्रा में जनरेट होता है। ये भी हमने समझ लिया। अब कैसे होगा ये, तो इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा और खासतौर पे अगर कोई SC/ST कम्युनिटी द्वारा ओन्ड कोई यूनिट है तो उसको 1% ज़्यादा इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। इसके लिए भी 300 करोड़ का बजट दिया गया। यानी आप ये चुकाओगे लोन लेके सरकार से तो आपको वहां पर सबवेंशन भी दिया जाएगा इंसेंटिव्स के अलावा। ठीक है, अब आती है दूसरी चीज जो हमने टूरिज्म के बारे में पढ़ी थी, हमारा ताजमहल। अब हर हेरिटेज में गवर्नमेंट का, जब हम टूरिज्म के लिए जाते हैं देखते हैं बहुत गंदगी होती है, तो भारत ने अडेप्ट हेरिटेज स्कीम लॉन्च की थी। तो इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उन्होंने कहा था कि भाई आप चाहो तो आप एक हेरिटेज को अडेप्ट कर सकते हो फॉर्म भर के। तो रिसेंटली ईज माई ट्रिप फाउंडेशन ने जो कुतुब मीनार है या सन टेम्पल है, इस तरह की चीज़ों को एक्वायर किया, उनकी मेंटेनेंस, रख रखाव और विजिटर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। थोड़ी सी आपसे फीस लेकर वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा डेवलपमेंट में कर सकते हैं किसी भी जो टूरिस्ट प्लेस है उसका। तो वो ऑब्वियसली हमें पता है किस मंत्रालय के अंदर है, क्या इसका रोल है, ये हमने समझ लिया। एक बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी, एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी आएगा। काम क्या है, बेसिक एमिनिटीज़ जो हमें मिलती है, सुविधाएं, उसमें बढ़ावा करना। इसमें हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन का भी सहयोग लेंगे। अब इसमें क्या है ना कि यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया है जिसे हम कहते हैं स्मारक सारथी। स्मारक सारथी, कोई भी अगर लेट से स्मारक है या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ आप जाना चाहते हो तो आपको उसके लिए बेहतर सुविधाएं दे, वहाँ की मूवमेंट कराए, उसे कहते हैं स्मारक सारथी। इससे पहले
इनको कहते थे मॉन्यूमेंट मित्रास। मॉन्यूमेंट मित्रास की जगह अब क्या आ गया, स्मारक सारथी। कोई एनजीओ हो, कोई कंपनी हो जो इन सब में संलिप्त है, उसको हम स्मारक सारथी कहते हैं। पहले इसका नाम था मॉन्यूमेंट मित्रा। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज अपने सीएसआर के थ्रू, सीएसआर मतलब जो प्रॉफिट्स कमाते हैं कंपनीज या जो रेवेन्यू है उनका लगभग 2% के आसपास उनको समाज कल्याण में लगाना होता है। उसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। तो उसके थ्रू इसे हम वॉलेंटरली फंड करते हैं। आप या तो पूरा मॉन्यूमेंट अडेप्ट कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो, या फिर उसका कुछ हिस्सा जैसे पानी की सुविधाएं हो गई या क्लीनिंग की सुविधाएं हो गई, उसको भी टारगेट कर सकते हो। तो इसके अंदर हाइजीन, एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी और नॉलेज, 4 इलाकों पर आप ये काम कर सकते हैं। इन एरियाज में एक किसी हेरिटेज को अडॉप्ट कर सकते हो। तो जैसे मॉन्यूमेंट हो गए कुतुब मीनार, पुराना किला, उग्रसेन की बावली हो गई, ममल्लापुरम हो गया, सन टेम्पल हो गया, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज हो रहे थे, जिनको जो सुविधाएं जिस तरह से उनको डेवलप करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, तो अब प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के बाद वो वहाँ पर होगा। ठीक है, हमने समझ लिया। अब एक बार दोबारा आते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैंने कैसे हैंड ड्राउन सा फिगर यहाँ ड्रॉ किया है। मान लो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की हमने आज किस स्कीम की बात की, हमने बात की नमस्ते स्कीम की। नमस्ते स्कीम किससे बात करती है, क्या क्या रोल है इसका, मैकेनाइजेशन ऑफ क्लीनिंग ऑपरेशंस। तो क्या है ये, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। रोल क्या है इसका, कौन मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, एनएसकेडीसी। अब एनएसकेडीसी ने कुछ और योजनाएं भी लॉन्च करी थी। एक तो पहले फाइनेंसिंग करता है, फिर स्वच्छता उद्यमी योजना, सैनिटरी मार्ट स्कीम, ग्रीन बिजनेस स्कीम। अब हमने डिस्कस किया है तो आई होप आप क्या है पता होना चाहिए, नहीं पता जाकर रिवाइज करो। फिर इनकी एक की स्कीम थी, वो थी पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इसके अंदर गवर्नमेंट की पहले अलग अलग स्कीम हुआ करती, जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, और एक था जो स्पेशल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट ग्रुप के लिए, फिर एक था बाबू बाबू जगजीवन राम जो छात्रावास योजना थी। ये तीनों अलग अलग योजनाएं थी। इन तीनों को मिक्स करके गवर्नमेंट ने पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना स्टार्ट कर दिया, पीएम अजय। तो पीएम अजय के अंतर्गत गवर्नमेंट ने पॉवर्टी इरेडिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हॉस्टल कंस्ट्रक्शन, जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं उन पे फोकस करते हुए शुरू किया गया। तो ये 3 चीजें आप याद कर लीजिए कि पीएम अजय क्या है, किन स्कीम्स को मर्ज किया गया, नमस्ते स्कीम क्या है, एनएसकेडीसी क्या है और क्या करती है। मतलब आपको चीजें याद हो जाएंगी पीपीटी देखते देखते। ये हैंडआउट से आप उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में। तो देखिए इनका भी ना रिसेंटली काफी एक्सपेंशन हुआ है। एक जैसे डिजिटल एस्पेक्ट पे बहुत फोकस होते हुए गवर्नमेंट ने एक नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन निकाला, जिसके तहत इन्होंने कहा कि हम भारत के जितने टूरिस्ट साइट्स हैं सबको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराएंगे, जिससे बेहतर हॉस्पिटैलिटी भी डेवलप हो। मान लो अलग अलग होटल्स हैं, वो किस तरह की सुविधाएं दे सकते हैं, तो उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया जिसे कहते हैं निधि पोर्टल। हमने दीक्षा पोर्टल के बारे में जाना जो किसके लिए है, एजुकेशन के लिए। उसी तरह निधि पोर्टल बनाया गया, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जिसके तहत हम पूरी तरह से भारत के अलग अलग इलाकों के लिए एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी बना सकें। तो निधि पोर्टल इससे जुड़ा हुआ है, किसके अंतर्गत, भारत का डिजिटल टूरिज्म मिशन, ताकि भारत की साइट्स को, जगहों को डिजिटली बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके और अवेयरनेस भी बढ़ सके। फिर आता है यूनिफाइड टूरिस्ट पुलिस स्कीम, यानी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मिलकर ये भी स्टार्ट किया कि टूरिज्म के साथ जो दिक्कतें हैं, कि वहाँ जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं या फिर जो साइट्स हैं उनके साथ जो दिक्कतें फेस होती हैं उनको लेकर यूनिफाइड एक इंटरफेस बना के वहाँ पर कोऑर्डिनेट किया जा सके। फिर एक आता है इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन को टारगेट करते हुए बनाया गया है, वहाँ पे प्रोत्साहन देने के लिए। फिर ये युवा टूरिज्म क्लब बनाए गए हैं, जाकि यंग लोग जो है एम्बेसडर्स बन सके, बता सकें कौन सी अच्छी साइट्स हैं, किस तरह अपने आपको मैनेज करना चाहिए, कैसे वहाँ पे घूमना चाहिए। फिर रहेगा उत्सव पोर्टल, ताकि पूरी दुनिया भर में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि भारत में कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स है, कहाँ कहाँ पर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है टूरिज्म का आपका मेन जो एस्पेक्ट है, यहाँ से आपने पकड़ लिया। फिर प्रसाद, जिसकी हमने डिस्कशन की, प्रसाद मतलब पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, यानी सेंट्रल ने असिस्ट किया स्टेट गवर्नमेंट को कि जो भी इंपॉर्टेंट आपके राज्यों में साइट्स हैं जहाँ से आप ऑल पिलग्रिमेज को बढ़ावा दे सकते हो, तीर्थाटन जिसे हम कहते हैं, उसके साथ साथ कैसे उसके द्वारा आप अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकते हो। मान लो बनारस में आज बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं, अजमेर में बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं, तो केवल वो जो तीर्थ का स्थान है उसमें विकास नहीं होगा, उसके आसपास मल्टीप्लायर इफेक्ट इसे कहते हैं, यानी उस एक चीज से वहाँ और दुकानें खुलेंगी, उन दुकानों में उनकी काम करने के लिए रोजगार जनरेट होगा, वहाँ सड़कें बनेंगी, होटल्स बनेंगे, वहाँ काफी लोग काम करेंगे, तो वहाँ एक पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा, उसे कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे डेवलपमेंट करने की कोशिश थी प्रसाद स्कीम के अंतर्गत। फिर स्वदेश दर्शन स्कीम, अगेन 100% थीम बेस्ड, सर्किट बेस्ड टूरिज्म की बात यहाँ की गई थी। यहाँ आप एक पूरा थीम के तहत एक पूरे इलाके को जोड़ते हो, सर्किट क्रिएट करते हो और उसके बाद अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट, जहाँ पर आप मॉन्यूमेंट मित्रास
या फिर स्मारक सारथी, उसको डेवलप करते हो, टूरिस्ट फ्रेंडली चीज़ें बनाते हो, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ देते हो ताकि टूरिज्म और ज़्यादा बढ़ सके। तो ये हो गई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट को भी हमने देखा, और फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। एमएचआई को लेकर एक स्कीम हमने भी पढ़ी, कौन सी थी मुझे बताइए, कौन सी स्कीम थी जो आज हमने पढ़ी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज उन्होंने और लॉन्च करी थी। फेम इंडिया, अगेन ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश करते हुए थी। फिर टेक्नोलॉजी एक्विजिशन फंड प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसके तहत भारत इन मुख्य इंडस्ट्रीज के ऊपर टारगेट कर रहा है। फिर एक समर्थ उद्योग भारत था, जो 4.0 इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो होती है, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस वहां बढ़ाने के ऊपर फोकस करता है। इसके अलावा पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई थी ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज के लिए। पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। आप एक लेवल के बाद अगर प्रोडक्शन करेंगे तो आपको सरकार टैक्स में और बाकी जगहों में छूट देगी, इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। इसको टारगेट करते हुए ये लॉन्च किया गया था। तो ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि अब मिनिस्ट्री वाइड में क्विक रिवीजन का ऐसा नोट्स आपको दे सके। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम इसको और कंटिन्यू करेंगे और हो सका तो एक कंबाइंड कंपाइलेशन भी आपके लिए लेके आएंगे। तो इस वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे बढ़ें इससे पहले एक बार आके रिवाइज तो करें। हम दोबारा इस तस्वीर के ऊपर आ गए। अब ईवीज को लेकर गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम थी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने क्या लॉन्च किया है, कौन सा मिशन है वो, फार्मास्यूटिकल्स को लेकर क्या बदलाव किए जा रहे हैं, क्या इंसेंटिव्स है, कितनी बड़ी कंपनी होनी चाहिए कि उनको रिबेट मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, और कितने लेवल पे उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है, कौन सी मिनिस्ट्रीज को रन कर रही है, ये जो यहाँ पढ़ रही हैं इनके लिए कौन सी स्कीम है, हर्षोल्लास कुछ ऐसा है, अडॉप्ट हेरिटेज क्या है, मॉन्यूमेंट मित्रास क्या है, ठीक है, स्मारक को लेकर क्या बात हुई थी, स्मारक सारथी क्या होते हैं वो, नमस्ते क्या है। तो इस तरह से इस तस्वीर के थ्रू अपने सारे स्कीम्स को आप रिवाइज कर सकते हो। आई होप आपको पता होगा कौन सी स्कीम्स की बात हो रही है, किन किन इलाकों में क्या क्या चीज़ें लागू हुई है, कौन सी मिनिस्ट्री किसको लीड कर रही है, कौन सा डिपार्टमेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अच्छा लगा ही हो। इसके अलावा और अगर आप और ऐसे पीडीएफ पीपीटीज चाहते हैं तो आप हमेशा हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली आईएएस ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हो, इसके बारे में अच्छे से जान सकते हो और ऐसा बहुत सारा अच्छा कंटेंट पढ़ के अपनी प्रिपरेशन को एक 4 चांद लगा सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी कमेंट हो तो आप कोई भी आपका सजेशन आप कमेंट में जरूर लिखिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली आईएएस एंड हैव अ नाइस डे।